अशोक तिवारी जी, विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के नेता उभरते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य कोई ऐसा उभरता हुआ आज का नाम नहीं है। उन्होंने राजनीति में जैसा डॉक्टर सुधा मिश्रा ने कहा कि उनकी बेटी बीजेपी में है, ये एक संकेत है। सवाल ये है कि ऐसे लोग जब भी उभरते हैं कोई न कोई बैकिंग उनके पीछे होती भी है हमेशा, क्योंकि बड़े राजनीतिक दलों को ये सूट करता है या ये उनकी रणनीति का हिस्सा होता है कि चुनाव से पहले कैसे किसको कहाँ कितना बिखेरना है, तोड़ना है, क्या माना जाना चाहिए। ये दबाव की राजनीति किसके लिए, किसकी तरफ से, किसके हाथ का मोहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं या खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देखकर आगे बढ़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए, दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी जो हाल फिलहाल का लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो चुनाव हार गए थे, आपको ध्यान होगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर पॉलिटिकल आप ग्राफ को समझने की कोशिश करिए, तो जब तक वो बहुजन समाज पार्टी में रहे, तब तक बहुत कद्दावर नेता के तौर पर पहचान उनकी उत्तर प्रदेश में रही है, पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते रहे हैं, मायावती के भी बहुत खास रहे थे। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव के वक्त जब मायावती से उनकी अनबन हुई थी और बसपा से वो निकाले गए थे, तो बीजेपी के साथ वो शामिल हुए थे और उसके बाद योगी सरकार में जो पार्ट वन यानी कि जो पहली सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बनी थी, उसमें उनको श्रम मंत्री बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा चुनाव होने लगे, तो बीजेपी से उनकी खटपट हो गई, क्योंकि टिकट के बंटवारे को लेकर वो बहुत नाराज बताए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि कुछ सीटों पर वो अपने उम्मीदवार लाना चाहते थे, उसमें बीजेपी से उनकी बातचीत नहीं बनी। तो उस वक्त उन्होंने बीजेपी से बगावत की थी और वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। आपको ध्यान होगा कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। उस दिन अखिलेश यादव की मौजूदगी में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल भी हुए थे। वो दिन और आज का दिन, यानी कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद जिस तरह का कद स्वामी प्रसाद मौर्य का है, कई बार मतलब नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। उनके तमाम सारे करीबी लोग ये कहते थे कि पार्टी में जाने के बाद जितनी सीनियरिटी स्वामी प्रसाद मौर्य की थी, उस तरह की तवज्जो उनको समाजवादी पार्टी में नहीं मिल रही थी, या बीजेपी में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। उसके बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य की किसी दूसरे राजनीतिक दल में वापसी हो सकती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस से कुछ नेताओं से भी उनकी बातचीत बताई जा रही थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ों के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते रहे हैं। लेकिन मौजूदा परिदृश्य में जब 9 छोटे दलों को मिलाकर एक नया लोक मोर्चा गठित कर दिया और खुद अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया, तो ये यूपी में राजनीति के लिहाज से मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव अब चुनाव में देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल उस लोक मोर्चा में शामिल हुए हैं, उनका बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनका कुछ कुछ इलाकों में कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव माना जाता रहा है। वो पिछले इसके पहले भी चुनावी गठबंधन में अलग अलग दलों में वो लोग रह चुके हैं। लेकिन ये जो लोक मोर्चा गठित हुआ है, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ही सबसे बड़ा चेहरा है। उसके बाद मुझे लगता है कि कोई इतना बड़ा चेहरा उस गठबंधन में नहीं है। हालांकि बीच में एक बहुत बड़ी खबर चर्चा में आई थी, जब चंद्रशेखर रावण ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। जिस दिन इस लोक मोर्चा का गठन किया जा रहा था, उस वक्त ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद चंद्रशेखर भी, उनके भीम आर्मी चंद्रशेखर जो है, वो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन में आए। लेकिन वो उस गठबंधन में लोक मोर्चा के तहत शामिल नहीं हुए। मुझे लगता है शायद आने वाले दिनों में किसी दूसरे दल से गठबंधन की बातचीत किसी की भी हो सकती है। लेकिन यूपी की राजनीति में जहां पर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं, बीजेपी है, बीजेपी नहीं इसको एनडीए कहना चाहिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उनके साथ सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उनके साथ निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद है। तो वो बीजेपी के साथ जो एनडीए का एक बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, जो कि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि हासिल की उसने, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगभग आधी सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये एक गठबंधन दो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर उत्तर प्रदेश में है, उन दोनों के बीच की बात अगर बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक गतिविधि के तौर पर जानी जाती है, तो ऐसे में ये नया लोक मोर्चा कितना प्रभाव डाल पाएगा, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना राजनीति है, तो कोई नया गठबंधन या कोई नया मोर्चा गठित होता है तो उसकी चर्चा जरूर होती है, लेकिन मुझे राजनीति के लिहाज से इसका बहुत ज्यादा प्रभाव फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े गठबंधन के साथ पहले से ही चुनावी मैदान है।